हेलो। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में जिस पे कई बार सवाल पूछा गया है, तो वो है आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, ठीक, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर बाय यूजिंग ऑप एम्प, यानी ऑप एम्प के सहारे हम आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर्किट डायग्राम। क्या सर्किट डायग्राम है? तो एक ऑप एम्प लेंगे, ये हो गया आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये हो गया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को आप क्या कर दीजिए, ग्राउंड कर दीजिए। यानी ये एम्पलीफायर जो हम ले रहे हैं वो कौन सा एम्पलीफायर है? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। देखिए आप, ये है R1, ये हो गया आपका फीडबैक रेसिस्टेंस, और यहां हम सप्लाई दे रहे हैं VI, सप्लाई दे रहे हैं VI। तो हमको बनाना है आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो सबसे पहली बात, ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो यहाँ पे जो आपका V आउटपुट होगा, वो V आउटपुट जो होगा वो गिवन इनपुट का क्या होगा, फेज रिवर्सल। यानी कहने का मतलब आप ये मान के चलिए जो कि A फाइ जो होगा, जब फाइ A जो होगा फेज शिफ्ट ऑफ एम्पलीफायर A, वो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो फेज शिफ्ट ऑफ एम्पलीफायर कितना होगा, 180 डिग्री। एक्चुअली बार हाउसेन क्राइटेरिया जो है, बार हाउसेन क्राइटेरिया फॉर ऑसिलेशन, ये दो क्राइटेरिया दिया। पहला क्राइटेरिया क्या दिया, जो कि फेज शिफ्ट जो है, फेज शिफ्ट कितना होना चाहिए भाई, 2n पाई, वेयर n इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो। यानी कहने का मतलब अगर n बराबर 0 है तो फेज शिफ्ट यानी फाइ क्या हो जाएगा भाई, 0 डिग्री, या क्या होगा 360 डिग्री। तो ये 0 या 360 यानी मल्टीपल ऑफ 2 पाई होना चाहिए, ठीक है, या 0 होना चाहिए। तो फेज शिफ्ट कितना होना चाहिए, 0 और 360 डिग्री। सेकेंड बोला वो, फर्स्ट ये हुआ, सेकेंड ये बोला जो कि भाई क्या होगा, मॉड ऑफ ए बीटा मस्ट बी, मॉड ऑफ ए बीटा मस्ट बी इक्वल टू 1। या इसको हम और ये भी बोल सकते हैं, मॉड ऑफ ए बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 से नीचा नहीं हो सकता है। एटलीस्ट जो आपका क्रिटिकल वैल्यू है वो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, उससे नीचा नहीं हो सकता फॉर ऑसिलेशन। तो एक्चुअली यहां पे हमको ये एम्पलीफायर गेन कितना दिया, सॉरी फेज शिफ्ट कितना दिया, 180 डिग्री। तो हमको 180 डिग्री और चाहिए फेज शिफ्ट। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक आरसी नेटवर्क बनाएंगे, एक आरसी नेटवर्क बनाएंगे। CR ग्राउंड कर दिए, फिर C, फिर R ग्राउंड कर दिए, फिर C, फिर R ग्राउंड कर दिए। ये जो आपका बनाए हम, और यहां से जो हमको मिलेगा
वो हो जाएगा क्या, VF, वो क्या हो जाएगा, फीडबैक वोल्टेज। तो ये जो हमको मिला, ये इस चीज को हम लोग बोलते हैं RC नेटवर्क, RC नेटवर्क, यानी जिसका ये आपका क्या हो गया, फीडबैक, ये आपका फीडबैक हो गया। यानी आप ये भी जान रहे हैं, एक एम्पलीफायर है A, दूसरा है आपका फीडबैक नेटवर्क, जिसका गेन है क्या भाई, B। तो ये आउटपुट है आपका, ये इसमें आया, और यहां से जो निकलेगा VF, वो जाके यहां पे आपको किसके बराबर होना चाहिए, VI किसके बराबर होना चाहिए, VF के बराबर होना चाहिए। VI किसके बराबर होना चाहिए, VF के बराबर होना चाहिए। तो ये अगर VI VF के बराबर होता है तो फिर ऑसिलेशन मेरा कंटिन्यू रहेगा। तो ये जो आपका फेज शिफ्ट नेटवर्क है, जिसका गेन क्या है, बीटा, ये आपको कितना फेज शिफ्ट देगा, 180। ये कितना देगा, 180। अब बताइए 180 प्लस 180 टोटल फेज शिफ्ट क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5A प्लस 5B बराबर 180 प्लस 180 बराबर कितना, 360 डिग्री। यही तो हमको चाहिए ऑसिलेशन के लिए। तो हमने ये जो RC नेटवर्क बनाया, ये RC नेटवर्क का काम क्या है, ये प्रोवाइड करेगा कितना फेज शिफ्ट, 180 डिग्री। तो यहां हम लिख सकते हैं, यहां हम एक लाइन लिख सकते हैं, तो RC नेटवर्क प्रोवाइड फेज शिफ्ट 180 डिग्री, ठीक है, और एंड दैट फेज शिफ्ट provide by RC network, that phase shift provided by RC network at particular frequency f, that is known as oscillation frequency of given oscillator। तो ये जो फीडबैक नेटवर्क है आपको फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा कितना डिग्री का, 180 डिग्री का। तो वो 180 डिग्री का जो फेज शिफ्ट प्रोवाइड जिस फ्रीक्वेंसी पे होगा, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द गिवन नेटवर्क। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये क्या है भाई आपका V0 यानी V आउटपुट, ये क्या है आपका VI। तो बताइए इस नेटवर्क के लिए, इस फीडबैक नेटवर्क के लिए आपका जो बीटा है, बीटा बराबर आप क्या लिखोगे, आपके लिए ये क्या हो गया इनपुट और ये क्या हो गया आउटपुट। तो क्या लिखोगे आप, VF बाय V0 यानी V आउटपुट, VF बीटा बराबर VF बाय V आउटपुट। ये जब भी होगा ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, x प्लस वाई जेड। ये जब भी होगा कौन सा फॉर्म में होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। तो बीटा का मान x प्लस वाई जे होगा। तो वेयर बीटा इज द पार्ट, बीटा इज द गेन ऑफ द फीडबैक। तो बीटा बराबर क्या हो गया, V पर V आउटपुट, वो किस फॉर्म में होगा, x प्लस वाई जे। अब बताइए हमको 5 बीटा कितना चाहिए, 180 डिग्री। 5 बीटा कितना चाहिए, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। तो बताइए जो कि जब हम 180 की बात करते हैं तो हम कहां रहेंगे, x एक्सिस पे रहेंगे। कभी भी y एक्सिस पे जाने का कोई सवाल नहीं होता है।
तो फाई अगर 180 हो तो मेरा रहने का कहां पे गुंजाइश है, एक्स एक्सिस पे। तो जब भी रहने का गुंजाइश एक्स एक्सिस पे है, तो इसका मतलब जो ये वाई जे दिया हुआ है उस टाइम एट दैट फॉर फाइंडिंग 180 डिग्री फाई डी, उस समय आपका इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा समझ रहे हैं, क्योंकि वाई पे जाना ही नहीं है। वाई पे कब जाएंगे हम, जब 90 होगा या 270 होगा, 90 होगा या 270 होगा, तभी हम वाई पे यानी जे आ सकता है। जब 90 और 270 से हमको कोई लेना देना है ही नहीं, हमको क्या चाहिए भाई 180, तो ऑब्वियसली है जो कि उस समय इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो अब आप बीटा का वैल्यू वी एफ बाई वी नॉट जो है, वी आउटपुट है, उसको आप निकालने का काम करेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे वो देखिए। यहां तक समझ गया होंगे, कोई दिक्कत यहां पे आप लोगों को जहां तक नहीं हुआ होगा। ये आपका क्या है भाई, फीडबैक नेटवर्क। ठीक है, यहां हम किए क्या, इसको बस उल्टा दिए ताकि आपको देखने में आसान लगे। क्योंकि आपके लिए जो ये वी आउटपुट है, वो वी आउटपुट आपको ये इस एम्पलीफायर का आउटपुट है, बट इस फीडबैक नेटवर्क का ये क्या है, इनपुट है। और इस फीडबैक नेटवर्क का आउटपुट क्या है, वीएफ है। तो वीएफ अपॉन वी नॉट, अब ये लिखे हैं हम लोग, वीएफ अपॉन वी नॉट बराबर क्या, बीटा होता है, जो हमको फाइंड आउट फाइनली करना है। तो सबसे पहली बात आप क्या करोगे, इस लूप का करंट I1 मानो, इस लूप का करंट I2 मानो, और इस लूप का करंट I3 मानो। ठीक है, सब आदमी जान रहे हो, तुम लोग ये भी जान रहे हो, रेसिस्टेंस मैट्रिक्स मेथड से, रेजिस्टेंस मैट्रिक्स मेथड से हम लोग जानते हैं R11, R12, R13, R21, R22, R23, R31, R32 and R33, I1, I2, I3 बराबर होगा V1, V2, V3। ये सब आदमी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो R11 क्या है भाई, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस या इंपीडेंस ऑफ द लूप 1, ये हो गया लूप 1, ये हो गया लूप 2, ये हो गया लूप 3। तो लूप 1 के सारे रेसिस्टेंस और इंपीडेंस का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, R11। R12 क्या होगा, 1 और 2 में जो कॉमन होगा वो होगा, और R13 क्या होगा, 1 और 3 में जो कॉमन होगा। तो हमको पता है भाई, जो कॉमन होगा उसमें माइनस साइन लगाना है अपने से। आपको जो कॉमन है उसमें आपको क्या करना है, माइनस साइन लगाना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा, सभी का केवीएल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, फिर उस इक्वेशन को रेजिस्टेंस मैट्रिक्स मेथड में आपको लिखना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट वैसा नहीं, इक्वेशन लिख के नहीं, लॉन्ग हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस मैट्रिक्स मेथड में हम आ गए, और ये आप जान लीजिए जो कॉमन है उसमें सिर्फ आप निगेटिव साइन लगा दीजिए, और जो R11 मतलब क्या, इंटायर रेसिस्टेंस, इंटायर इंपीडेंस ऑफ लूप 1, R22 मतलब क्या, इंटायर इंपीडेंस ऑफ लूप 2, R33 मतलब क्या, इंटायर इंपीडेंस ऑफ लूप 3। तो इसको आप लिखने का काम कर सकते हो। ठीक है, तो अब भाई इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, आराम से क्या करेंगे भाई, मान रखेंगे और सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए R11, तो R11 मतलब क्या, ये क्या C है, तो इसका क्या होगा, इंपीडेंस XC। और जब भी ये क्या है, कैपेसिटर है, तो इसके साथ माइनस जे लगेगा, सबको पता है, माइनस जे
एक्सी माइनस जे एक्सी। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आप क्या लिखोगे? R11 क्या लिखोगे? R माइनस जे एक्सी लिखोगे, ये लिख दिए। R12 क्या है? R, तो माइनस R। R13 1 और 3 के बीच में कोई कॉमन नहीं है, 0। अब आइए R21 2 और 1 के बीच में माइनस R। R22 क्या हो जाएगा? 2R माइनस जे एक्सी। R23 2 और 3 के बीच में माइनस R। अब आ जाइए क्या है? R31 3 और 1 के बीच में 0। 3 2 3 और 2 के बीच में माइनस R। उसके बाद 3 3 मतलब क्या हो जाएगा? R प्लस R, 2R माइनस जे एक्सी, 2R माइनस जे एक्सी मैट्रिक्स क्लोज इंटू I1 I2 I3। ठीक है, बराबर बराबर क्या लिखेंगे हम? पहला लूप का वोल्टेज क्या है? पहला लूप का वोल्टेज यहां क्या था? V आउटपुट, तो V आउटपुट तो हमको दिख रहा है। दूसरा क्या है? 0। तीसरा भी क्या है? 0। ऐसा आप लिख दिए, ठीक। अब ऐसा लिख दिए तो बताइए, फ्रॉम क्रेमर्स रूल, अगर I1 का वैल्यू निकालना है तो क्या लिखोगे? डेल्टा 1 बाय डेल्टा। I2 बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा 2 बाय डेल्टा। एंड I3 बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा 3 बाय डेल्टा। होगा कि नहीं होगा? तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या? इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा बताइए? डेल्टा इक्वल टू R क्या लिखोगे? R माइनस जे एक्सी लिखोगे, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2R माइनस जे एक्सी का क्या? होल स्क्वायर हो गया, माइनस R इंटू माइनस R यानी प्लस R स्क्वायर। कहानी खत्म इसका। उसको बता दीजिए क्या है? माइनस R। तो माइनस R है, और लेकिन क्योंकि पहले से एक माइनस होगा तो क्या होगा? यहाँ पे जब भी हम इस फर्स्ट मतलब ये इस पॉइंट को छोड़ के जब नीचा उतरेंगे हम तो क्या हो जाएगा? -1 प्लस आई प्लस जे होता है ना, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस ऑलरेडी होगा, यहाँ पहले से माइनस है, तो ये क्या हो गया? प्लस R हो गया इंटू माइनस R इंटू 2R माइनस जे एक्सी, 2R माइनस जे एक्सी, और ये तो 0 हो जाएगा, तो ये कहानी यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। अब ये बात समझ में आ गया आपको? तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं अभी? डेल्टा। डेल्टा से ही बहुत बात हम लोग का क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अब बताइए भाई, R माइनस जे एक्सी यहाँ क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करेंगे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? 2R प्लस R क्या हो जाएगा? बोलिए, 3R माइनस जे एक्सी। फिर क्या हो जाएगा? 2R माइनस जे एक्सी माइनस R, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में क्या हो जाएगा? R माइनस जे एक्सी। ये इसका क्रम हो गया, प्लस R इंटू R माइनस क्या हो जाएगा? माइनस R स्क्वायर इंटू 2R माइनस जे एक्सी। निकल गया यहां तक। अब बताइए, R माइनस जे एक्सी क्या हो जाएगा भाई? R माइनस जे एक्सी का होल स्क्वायर इंटू 3R माइनस जे एक्सी माइनस 2R क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस जे एक्सी R स्क्वायर। कितना होगा कि नहीं होगा? होगा। अब बताइए, यहां पे R माइनस जे एक्सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए? R स्क्वायर प्लस जे एक्सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस
2 इंटू आर इंटू जे इंटू एक्सी, ये हो गया इंटू 3r माइनस जे एक्सी माइनस 2r क्यू प्लस जे एक्सी आर स्क्वायर। इतना होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इतना यदि होगा तो आप इसको और आगे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो भाई? सबसे पहली बात, जे स्क्वायर बराबर क्या होता है? -1 होता है, पता है आपको। तो जे स्क्वायर बराबर -1 हुआ तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई? ये आर स्क्वायर माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, माइनस जे स्क्वायर का मान -1, ये माइनस आ गया, एक्सी क्या हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया माइनस जे 2r एक्सी, ठीक है भाई, ये इंटू 3r माइनस जे एक्सी, ठीक है, माइनस 2r क्यू प्लस जे एक्सी आर, ये है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3r क्यू माइनस 3r एक्सी का स्क्वायर माइनस जे 6r स्क्वायर एक्सी होगा ना भाई। अब देखो यहां माइनस जे एक्सी तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर एक्सी हो गया, माइनस जे आ गया यहाँ पे, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस जे एक्सी का क्या? होल क्यूब। अब आइए यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस तो होगा लेकिन जे इंटू जे क्या होगा? जे स्क्वायर, तो वो प्लस को क्या कर देगा? माइनस, तो माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? 2r एक्सी इंटू एक्सी, यानी क्या? 2r एक्सी का क्या? होल स्क्वायर माइनस 2r क्यूब प्लस जे एक्सी आर स्क्वायर। तो अब जो रियल पार्ट है उसको आप एक तरफ लिखिए, तो क्या लिखोगे? 3r क्यूब में से 2r क्यूब चला गया, r क्यूब 3r एक्सी स्क्वायर और कहीं है 2r एक्सी स्क्वायर, तो क्या हो गया? माइनस 5r एक्सी का स्क्वायर आ गया। अब आप क्या करोगे? प्लस जे कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? एक्सी का होल क्यूब माइनस 6r स्क्वायर एक्सी, माइनस 6r स्क्वायर एक्सी, और जो ये बचा ये और ये क्या करेगा? एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो रिजल्ट आपके पास ये बचा, किसके बराबर? डेल्टा के बराबर। डेल्टा के बराबर हम रिजल्ट पे पहुंच गए। तो अब देखिए डेल्टा बराबर जो वैल्यू आया उस वैल्यू को यहां लिख लिया, तो डेल्टा इसका टू आ गया आपको फाइनली आर क्यू माइनस 5r एक्सी स्क्वायर प्लस जे इंटू एक्सी का होल क्यूब माइनस 6r स्क्वायर एक्सी, ये वैल्यू आ गया। अब बताइए, जो कि अगर हम कोई भी वैल्यू निकालेंगे तो बाय डेल्टा करेंगे, I1 निकालें कि I2 निकालें कि I3 निकालें, बाय डेल्टा करेंगे ना। तो डेल्टा में हमको इमेजिनरी नॉट अलाउड, इमेजिनरी नहीं चाहिए, क्योंकि बीटा बराबर हम लिखे हैं, बीटा बराबर क्या लिखे थे याद कीजिए? x प्लस वाई जेड। तो ये हमको नहीं चाहिए, कितना स्पेसिफिक के लिए? 180 के लिए। तो हम लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 for 180 डिग्री फेज शिफ्ट बाय आरसी नेटवर्क, ये लिखेंगे। अब ये अगर लिखेंगे तो आप अपना रिजल्ट तक लगभग पहुंच गए। आप क्या लिखेंगे भाई बताइए? क्या है? एक्सी का क्यूब माइनस 6r स्क्वायर एक्सी बराबर 0 लिखेंगे। यही है आपका इमेजिनरी पार्ट। ये बराबर 0 करेंगे, ये 0 कर दिए तो बताइए एक्सी का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 6r स्क्वायर एक्सी होगा, ये एक्सी एक्सी कर जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? एक्सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 6r स्क्वायर। तो
तो एक्स बराबर रूट अंडर 6 आर स्क्वायर, यानी रूट अंडर 6 आर किसका वैल्यू आ गया, एक्सी का। एक्सी का वैल्यू क्या आ गया, रूट अंडर 6 आर। तो ये जो वैल्यू आपको निकल गया भाई रूट अंडर 6 आर। अब बताइए आप एक्सी बराबर क्या आ गया, एक्सी बराबर आ गया रूट अंडर 6 आर। तो एक्सी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 पाई एफसी बराबर क्या, रूट अंडर 6 आर। तो हमको ये फ्रीक्वेंसी निकालना था, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी निकालना था। तो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 पाई रूट अंडर 6 आरसी, दैट इज योर रिक्वायर्ड फॉर्मूला। तो यहाँ बराबर क्या आ गया, देखो 1/2 पाई रूट अंडर 6 आरसी। ये आपका क्या है, डिमांड है, ये डिमांड था, ये रिक्वायरमेंट था जो हमने निकाल लिया। तो ये क्या हो गया, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। तो इस फ्रीक्वेंसी पे आरसी नेटवर्क हमेशा कितना फेज शिफ्ट देगा, हमेशा 180 डिग्री देगा। और 180 डिग्री अगर ये फेज शिफ्ट दिया तो ऑप एम्प हमको 180 देगा, 180 ये हो गया, टोटल कितना हो गया 360। तो बार्क-हाउसेन क्राइटेरिया एप्लीकेबल हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा, ऑसिलेशन विल स्टार्ट। क्लियर। तो यहां तक हम समझ गए। अब एक चीज बताइए आप, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर हमको I3 निकालना है तो I3 निकालना है मतलब क्या, डेल्टा 3 निकालना है। I3 निकालने के लिए क्या निकालना होगा, डेल्टा 3, क्योंकि हम वी हैव बीन टेस्टेड थ्रू VF। तो VF निकालने के लिए हम क्या निकाल देंगे, I3 निकाल देंगे। I3 को इस R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको VF निकल जाएगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड ओनली I3, उसी से मेरा काम चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा 3 में क्या हो जाएगा, R माइनस JXC माइनस R 0 माइनस R 2R माइनस JXC माइनस R। ये यहां पे हो जाएगा V आउटपुट 0 0। ये हो गया आपका क्या, डेल्टा 3 हो गया। तो अब बताइए सिर्फ V0 इंटू ऐसे छोड़ेंगे क्या हो जाएगा, माइनस R इंटू माइनस R मतलब R स्क्वायर। ये तो 0 हो गया, तो क्या हो गया, V0 R स्क्वायर बराबर क्या हो गया, डेल्टा 3 हो गया। अब बताइए डेल्टा 3 का मान आप निकाल लिए, तो अब डेल्टा का मान क्या है, डेल्टा में तो ये पार्ट 0 हो गया, ये तो अलाउड ही नहीं है। तो डेल्टा का मान क्या हो गया भाई, R³ माइनस 5R XC स्क्वायर। ये डेल्टा का मान हो गया। तो आप बताओ I3 बराबर क्या लिखोगे, डेल्टा 3 बाय डेल्टा। तो डेल्टा 3 का मान क्या निकला, V0 R स्क्वायर डिवाइडेड अपन क्या, R³ माइनस 5R XC स्क्वायर। निकला कि नहीं निकला। अब बताइए I3 को भी हम R से मल्टीप्लाई कर दें तो V0 इंटू क्या हो जाएगा, R³ हो जाएगा बाय R³ माइनस 5R XC स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या कि दोनों साइड हम R से मल्टीप्लाई कर दिए। तो दोनों साइड यदि हम R से मल्टीप्लाई कर दिए बाबू, तो ये I3 इंटू R क्या हो गया तुम्हारा, VF। I3 इंटू R क्या होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, VF के बराबर होगा। तो VF इज इक्वल टू V0 R³ बाय R³ माइनस 5R XC स्क्वायर। तो VF बाय V0 बराबर R³ बाय R³ माइनस 5R XC स्क्वायर होगा। दैट इज VF बाय V0 को हम लोग शुरू में क्या निकाले थे, बीटा। तो बताइए बीटा का मान निकल गया। अब बीटा का मान निकल गया, ऊपर या R³ से ऊपर भी डिवाइड करो, नीचे भी डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 1, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 XC स्क्वायर बाय R स्क्वायर होगा। क्या किया हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड किया, R³ से। तो जब भी R³ से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बीटा का मान अब आप 1/1 माइनस
एक्सी का मान क्या निकाले हो, एक्सी का मान क्या निकाल के रखे थे हम लोग, √6r। तो एक्सी का मान √6r होता है, ये मान क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे। तो 5 इंटू √6r का क्या होल स्क्वायर बाय r² होगा। तो बदलाइए 1/1 माइनस √6 का स्क्वायर, 6 इंटू 5 30 r² बाय r², ये r² कट जाएगा। तो 1/1 माइनस 30 यानी -1/29। तो बीटा का मान क्या निकल गया, बीटा का मान क्या निकल गया, बीटा का मान क्या निकल गया, बोलिए। बीटा इक्वल टू -1/30। तो मॉड ऑफ बीटा, सॉरी 29, तो मॉड ऑफ बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/29। अब बार हुसैन क्राइटेरिया BSc, बार हुसैन क्राइटेरिया हम लोग क्या जानते हैं, मॉड ऑफ AB इक्वल टू 1, मॉड ऑफ AB इक्वल टू 1, ए बीटा इक्वल टू 1। तो मॉड ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा 1/मॉड ऑफ बीटा, यानी क्या 1/1/29। तो मॉड ऑफ ए बराबर कितना हो गया 20, मॉड ऑफ ए बराबर कितना हो गया 29। तो क्या सब चीज आ गया भाई, क्या सब चीज आ गया हमको, x इक्वल टू √6r ये आ गया। उसके बाद f बराबर क्या हो गया 1/2/√6 RC आ गया। उसके बाद बीटा बराबर क्या आ गया 1/29, मॉड ऑफ बीटा 1/29। और मॉड ऑफ ए बराबर कितना आ गया 29, मॉड ऑफ ए बराबर कितना आ गया 29, मॉड ऑफ ए बराबर कितना आ गया 29। अब बताइए जो कि मेरा जो इनपुट सप्लाई था वो कौन सा टर्मिनल पे था, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। किस टर्मिनल पे सप्लाई था मेरा, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो यही मेरा ऑप एम्प था, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये वी आउट, ये R1 था और ये आपका RF था कि नहीं था। इसको आप क्या किए थे, ग्राउंड किए थे और यहां से आप एक फीडबैक नेटवर्क लाए। कौन सा नेटवर्क, RC नेटवर्क। और इसको आप यहां से, ये आपका क्या हो गया, तो VF जो VI के बराबर था। तो बताइए इसका गेन क्या होगा, गेन बराबर पढ़े हैं हम लोग, मॉड ऑफ ए अगर लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा -RF/R1 का मॉड, यानी कितना RF/R1 होगा। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन क्या होता है -RF/R1। तो यदि मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन आ जाएगा, यानी RF/R1। तो बताइए ए बराबर कितना निकाले 29, ए बराबर कितना निकाले थे 29। तो बराबर क्या लिखोगे RF/R1। तो RF इक्वल टू 29 R1, दैट इज योर डिजाइनिंग पैरामीटर्स ऑफ एम्प एम्पलीफायर फॉर द ऑसिलेशन, RC फेज शिफ्ट ऑसिलेशन। तो ये सारी चीज आपको दिमाग में होना चाहिए। अब सवाल है जो कि क्वेश्चन अगर 14 मार्क्स का है या 15 मार्क्स का है, होल पूरा क्वेश्चन ये RC फेज शिफ्ट पूछा है, तो ये सारी चीज आपको लिखने होंगे। अगर आपको 6 या 7 नंबर का पूछा है तो आप डिराइव मत कीजिएगा। ये कुछ बातें जो हमने निकाला है उसको आपको याद रखना है, सर्किट डायग्राम बनाना है और जो प्रोसेस हमने समझाया है उसको आपको लिख देना है। ठीक है, ओके।